हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग अपने मैराथन सीरीज हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास हमारी 7th क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के एंशिएंट टू मेडिएवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक सीरीज़ में हम ये कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के भी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज़ करवा रही हूँ। तो अगर आपको वो वीडियोस अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखो। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी साथ में करा रही हूँ और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी ही। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न वर्ल्ड और हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े टफ होने वाले हैं, थोड़े कन्फ्यूज़न आप लोगों में क्रिएट होने वाले हैं। क्योंकि आज के क्वेश्चंस मैंने थोड़े अलग तरीके के रखे हुए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपके पैटर्न चेंज होगा। रही बात हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये एक तरीके का अब सभी से मैंने कहा है प्रैक्टिस टेस्ट है या आपका मॉक टेस्ट है। सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के स्कोर अच्छा आप कर सको। और रही बात इसके बाद बहुत जल्दी अगर आप लोग, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ, तो अगर आप चाहते हो वो सीरीज़ लेकर के आऊँ मैं, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आया है और मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, एक बार आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्च करके और आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखने में, बनाने में। आपको सिर्फ एक काम करना है, 1 सेकंड का काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, और वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस में आप सभी का स्कोर कितना अच्छा रहेगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोग उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे या नहीं। और एक बात और बता दूं, ये वीडियो सिर्फ DU BHU JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा आप कोई अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हो, UGC नेट, इवन UGC नेट और UPSC लेवल स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक एग्ज़ाम को रखते हुए ये क्वेश्चंस को रेडी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप सभी का पहला क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में असर्शन और रीज़न से भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक मैंने आप सभी को वन वर्ड पर ज़्यादा फोकस कराया है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि आपके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा है, एक में आपका असर्शंस दे रखा है और एक में आपका रीज़न दे रखा है। आपको इसे बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं। ये इंग्लिश मीडियम का है। नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी मीडियम का भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले इंग्लिश के लिए पढ़ लेते हैं। असर्शन यहाँ पे दिया है, द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन आर सेड टू हैव टू कमर्शियल लिंक विद द पीपल ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स बेसिन। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग हैं उनका टिग्रिस और यूफ्रेट्स बेसिन के लोगों के साथ कमर्शियल लिंक था। दूसरा, क्या इसका कारण क्या है, देयर इज़ नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू सब्सटेनेट द हाइपोथेसिस टू लिंक ट्रेड बिटवीन मेसोपोटामिया। इनका कहना है, कारण क्या दे रखा है कि क्या हमें इसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता कि ये लोग की हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये ट्रेड करता है किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि बोथ A और R दोनों सही हैं, या फिर R ने जो ने बात बोली है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है के लिए, या बोथ A एंड B आर करेक्ट बट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। लास्ट आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है A सही है या R गलत है, या A गलत है या R सही है। तो इस 4 ऑप्शन आप सभी को दे रखे हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए तो हो गया, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी दिखा देती हूँ। आप दोनों के लिए है, तो आप जल्दी से इसको पढ़ो, कमेंट करके आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एज क्या है, असर्शन है, बात बोला है, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के टिग्रिस और यूफ्रेट्स बेसिन के लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध थे। और इसका कारण क्या है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार लिंक की परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिए कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है।
तो जल्दी से बताओ, अभी हम लोगों ने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और ये टॉपिक आप लोगों का एंशंट वर्ल्ड हिस्ट्री का है, और ये भी आपके PYQ का क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो ये आपको याद होना चाहिए, और इसी तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप में से किसी ने भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ और चेकआउट करो। ये सारी वीडियोज आपको वहाँ देखने को मिलेगी। उन टॉपिक को अच्छे तरीके से करो, ताकि फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आए तो आप लोग उसको आराम से कर सकें, क्योंकि वन वर्ड का आंसर आप सभी इजीली से कर पाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट में बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं और फंस जाते हैं। इसीलिए अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे की वीडियोस जो मैं लेकर के आऊँगी इसी तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। अगर हम देखेंगे इसका दावा क्या है, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के टिग्रिस और यूफ्रेट्स बेसिन के लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध था। आप सभी को पता है कि आपका जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये रिवर है, ये किसकी रिवर थी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये बात आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने आपको मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना, ये 4 सिविलाइजेशन जो मैंने आपको बताए थे, और ये चारों के चारों आपके ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये ब्रोंज एज है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आप सभी से कहा था कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना, इन चारों का आपस में ट्रेड का रिलेशन था। ठीक है, इट मीन्स इन्होंने जो पहली बात बोली है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 4 में क्या बोला है, ए सही नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल हटा देंगे। तो आपका एक ऑप्शन गया। दूसरा कारण क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार का लिंक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका आपको कोई भी यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें एविडेंस मिलते हैं, इसका प्रमाण हमें मिलता है, वो है आपके इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस या कुछ अभिलेख हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों के और मेसोपोटामिया के लोगों के साथ क्या था, व्यापार का। यहाँ पर हमें दोनों का व्यापार करते हुए संबंध नज़र आते हैं, इन दोनों का ट्रेड रिलेशन था। तो इसी वजह से आपका जो सेकंड है वो रीज़न जो कारण दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। ये कारण ए का मैच बिल्कुल नहीं करता। तो मतलब ए सही है और लेकिन आर सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। जिन भी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं आते होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, लाइक आपने पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के पास जो नदी है, आप सबको पता है वो सिंधु यानी कि हिंद नदी है, सॉरी इंदस नदी है। ठीक है, इंदस रिवर है या सिंधु रिवर है ये आप सभी को पता है। लेकिन और यूफ्रेट्स और आपके टिग्रिस की बात करें तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इजिप्ट का मैंने आप सभी को बताया था नील रिवर। ठीक है, रिवर सारे पता होना चाहिए। और आपके जो चाइना का था वो था आपका हुआंगहू यानी कि येलो रिवर। तो ये सारी नदियाँ मैंने आप सबको बताई थी। इन सारी सिविलाइजेशंस के पास आपको ये सारी रिवर्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपसे इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी समझ गए क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपने जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होगी उनको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ पे क्या बताने चाह रही हूँ वो भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा, और जिनका भी गलत हुआ है तो आप परेशान मत हो। यहाँ गलत हुआ है, ये प्रैक्टिस मैं आप सभी के लिए इसलिए करा रही हूँ ताकि यहाँ गलत हो लेकिन आगे आपके एग्जाम में गलतियाँ ना हो और आप अपना अच्छा स्कोर करके आओ। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर व्यवस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल जागीर सिस्टम? आप लोगों ने जागीरदारी सिस्टम पढ़ा हुआ है जो मुगल में किसके समय पर देखने को मिलता है? अकबर ने। अकबर के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस होता है जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम है और आप सभी ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ होगा। और अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है और आप लोग पढ़ना चाहते हो इस पे जमींदारी और
आप लोगों का मनसबदारी और आपका जागीरदारी। मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम अगर आपका मुगल एम्पायर का ज़रूर पढ़ के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन पे वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे मैं इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियोस जल्दी लेकर के आऊँगी। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे मुगल जागीर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें बताई हुई है, कुछ विशेषता बताई हैं, इसमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी एक विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। मुगल जागीरों का अक्सर तबादला किया गया था। औरंगजेब के अधीन जागीरों को स्थायी और वंशानुगत बना दिया गया था। थर्ड ऑप्शन है जागीरदार राजस्व वसूल करने के लिए अपने एजेंटों को नियुक्त करते थे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जहांगीर ने स्थायी रूप से आयोजित होने वाले अल्टुन तमगा जागीर की स्थापना की थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुगल जागीर सिस्टम का इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो अगर हम मुगल की जागीर सिस्टम की बात करें तो आप लोग जानते हो जागीरदारी सिस्टम और आपकी मनसबदारी सिस्टम, इसी तरीके से जब आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ आप सभी को एकतादारी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो एकतादारी सिस्टम इसी की तरह सेम होता है जैसे हमारे मनसबदारी और आपके जागीरदारी सिस्टम आपको मुगल के समय पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, मुगल जागीर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया होगा या आप सभी को पता होगा कि ये लोगों ने, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के जो लोग हैं, उन्होंने क्या करा था, कभी भी जागीरदार जो बनाते थे या एकतादार बनाते थे, इन सभी को इनकी ट्रांसफ़र करते रहते थे, कभी भी उसको एक ही जगह का जागीरदार नहीं बना के रखते थे। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करेंगे, जागीरदार यूज टू एम्प्लॉय देयर एजेंट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, तो जागीरदार का काम क्या था कि वो राजस्व को वसूल करने का काम था, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जागीर ने स्थायी रूप से आयोजित होने वाले अतुल तमगा जागीर की स्थापना की थी, तो यस, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि औरंगजेब के समय पर, ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग देखोगे कि औरंगजेब के समय पर जागीरदार परमानेंट और हेरिडिटरी कर दी गई थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, जो कि आपके क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम कभी भी परमानेंट यहाँ पे नहीं होता है, बता दिया मैंने अभी आपको। ये ट्रांसफ़र हमेशा किया जाता है, क्योंकि अब इसका मैं आप सभी को रीज़न बता देती हूँ। ऐसा इसीलिए था, जब आप लोगों ने, आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक पे आ जाते हैं, जहाँ पर आप सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म यानी कि उसके फ्यूडल लॉर्ड की बातें आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने उसको पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे किंग ने जब फ्यूडल लॉर्ड को परमानेंट किया हुआ था, कहीं का भी जितने भी फ्यूडल लॉर्ड थे वो परमानेंट थे, एक ही जगह के वो लॉर्ड बने हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्यूडल आपकी जो अब आपके एम्पायर एंड डायनेस्टी हैं वो डिसेंट्रलाइज होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब आपको ज़्यादातर जो पावर बढ़ती हुई नज़र आएगी वो आपकी फ्यूडल लॉर्ड की पावर बढ़ती गई और राजा की यानी आपकी किंग की जो पावर है वो गिरती गई। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सामंतवादों ने यानी कि फ्यूडल लॉर्डों ने क्या करा था, इन लोगों ने अपनी पावर बना ली थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी और आप सबको पता होगा, जैसे ये राजा है, ये आपके फ्यूडल लॉर्ड है और ये पीजेंट है। ठीक है, राजा क्या करता है, ये लैंड देता है, पीस ऑफ लैंड, और उसको देता है कि आप इस पर काम करवाओ, प्रोटेक्शन करवाओ पीजेंट से, बस आपको मुझे क्या ला कर देना है, आपको मुझे मिलिट्री प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, जब भी मुझे मिलिट्री प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो वो आप मुझे दोगे। तो आप फ्यूडल लॉर्ड के पास नाइट्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड ने मना कर दिया था, क्योंकि वो परमानेंट एक ही जगह के, एक ही एरिया के फ्यूडल लॉर्ड बन चुके थे, तो उन्होंने अपनी वहीं पे अपने आप को पावरफुल और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से अब ये इन्होंने राजा को नाइट्स देने के लिए यानी कि सोल्जर्स देने के लिए भी मना कर दिया। तो अब आपका जो राजा है वो कुछ नहीं कर सकता और उसकी पावर हो जाती है यहाँ पे ख़त्म, और फ्यूडल लॉर्ड की पावर बढ़ जाती है यहाँ बहुत तेज़ी के साथ। तो यही गलती जब एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखने को मिलती है। तो जब हम दिल्ली सल्तनत में एकतादारी सिस्टम पढ़ते हो, आप सभी ने जो एकतादारी सिस्टम पढ़ते हो, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ होती है। एकतादारी हो चाहे आपका जागीरदारी या मनसबदारी सिस्टम हो, इन सब में क्या होता है, परमानेंट नहीं रखा जाता, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके और हम पे रूल करे। तो इसीलिए यहाँ के रूलर ने क्या करे थे, जो दिल्ली सल्तनत तो जो आपके मुगल्स हो, इन्होंने यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र करते गए हमेशा,
ताकि अगर ये एक जगह परमानेंट रहेंगे तो ये अपने आप को वहाँ वो रूल करेंगे, फिर ये वहाँ पे पावरफुल बन जाएंगे और हमारा कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो ये लोग क्या करते थे, उसको हर कुछ टाइम बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते, चाहे कोई जागीरदार हो चाहे आपके मनसबदार हो। ऐसा इसीलिए ताकि जब तक ये उस एरिया को समझेंगे तब तक उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो ये थी इससे इम्पॉर्टेंट रिलेटेड बातें। मेरी कोशिश है कि क्वेश्चंस तो मैं आप सभी को कराऊं, लेकिन इसके पीछे का क्या पूरी स्टोरी है वो भी बताऊं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बेशक वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे को ये नहीं है कि बस मैंने आपको बताया कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि हाँ बी गलत है। लेकिन बी क्यों गलत है ये मुझे भी आपको बताना है। अगर जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है मैं इसलिए स्टोरी बता रही थी। अगर आप लोगों ने चीज़ें नहीं पढ़ी है, मे बी आपको ये नहीं भी पता होगा, तो ये रीज़न था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है, पशु अध्यक्ष के कार्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। हाउ मैनी कैटेगरीज वॉज द वर्क ऑफ सुपरटेंडेंट ऑफ कैटल डिवाइडेड इनटू। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो सुपरटेंडेंट ऑफ कैटल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4, 5, 7 या 6। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने वाले मिलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ और ये सब आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करेंगे पशु अध्यक्ष के कार्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बारे में आप लोग जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में आप सभी मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, इससे इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए देती हूँ कि अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी आपकी रिवीजन हो जाएगी। प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो उसका रीज़न आप सभी मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आप लोगों को इसको क्रोनोलॉजिकल स्टार्टिंग टू अर्लीस्ट से लेकर के इसको अरेंज करना है। मेरे पढ़ने तक आपको टाइम मैं दे रही हूँ, जल्दी से इसको पढ़ो और इसका राइट आंसर बताओ। पहला आपका विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज जो कि बनारस में है, और कलकत्ता मद्रासा। अब सभी को कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल स्टार्टिंग से लेकर के अर्लीस्ट तक आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में। इस तरीके से आपको लगाना है। जल्दी से मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ। आपको ऑप्शन है AD, CB, BD, CA, DB, CA या CD, BA। तो जल्दी से ये रहे आपके सारे ऑप्शंस, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। आप सभी को यहाँ पे मैं टाइम दे रही हूँ। जब तक आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो मैं स्टूडेंट को बता दूँ, जो भी मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, पहले तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए DU, BHU, JNU के, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम वहाँ पे क्विज़ भी करते हैं। आप सभी को वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, और वहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और बुक की PDF और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप लोग सभी उन दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जाके ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आशा करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने सभी ने इस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बता दिया होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इस तरीके के एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे आप तभी कर पाओगे जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री करने जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो आता है वो कौन सा आता है, आपका कलकत्ता मद्रासा। ठीक है, ये आपके पहले नंबर पे आएगा। दूसरी अगर हम बात करेंगे जो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है वो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट जो आया था वो आपका संस्कृत कॉलेज जो कि बनारस में है। और लास्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो है आप सभी का फॉर विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है। इट मीन्स DBCA इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बहुत करेक्ट आंसर है। आप में से जिसने भी कमेंट करके राइट आंसर बताया ऑप्शन सी, वो आप सभी करेक्ट है। इसके तरफ आगे बढ़ते मैं आपको ईयर बता देती हूँ। आप सभी यहाँ पे इसको देख सकते हो कि सबसे पहले कोलकाता मद्रासा आया था 1780 में। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यहाँ पे आया था 1784 में।
उसके बाद संस्कृत कॉलेज बनारस में 1901 में, और लास्ट आपका फॉर विलियम कॉलेज 1800 में। तो ये सारे सीक्वेंस थे। इसी तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप सभी को आने चाहिए। आप सभी को मैं बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, चाहे ये हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी रेवोल्यूशन हो, या आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सभी से ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करके आनी है। तो ये आपका एक आज के वीडियो में एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, और ताकि आप इसको अरेंज कर पाओ। और अगर आपका ये गलत हुआ तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे नए लगते हैं या कुछ नया सीख रहे हो तो जा कर के नोट्स बनाओ। मैं आप सभी को बोलती हूँ, जब भी क्लास स्टार्ट होती है पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो, ताकि आपको जो भी नया क्वेश्चन, नया टॉपिक लग रहा है तो उसको नोट डाउन कर लो। आगे रिवीजन के टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, मैच दी फॉलोइंग। ये आपके हैं स्टोरियंस, यानी कि एक तरफ आपके इतिहासकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका काम यानी कि वर्क दे रखा है। बहुत अच्छा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तरफ जॉन विलियम काए, एडवर्ड जे थॉमसन, एसन सेन और जॉर्ज मैकमून, ये सारे इतिहासकार यानी स्टोरियंस हैं। और किसने कौन सा काम किया था, उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इंडियन म्यूटेनियन पर्सपेक्टिव 1857, द अदर साइड ऑफ द मेडल, हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर। और ये रहे आप सबके ऑप्शन, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसने कौन सा काम किया था, उसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताओ, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सभी को ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और मैंने एंट्रेंस बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज के क्वेश्चंस में बहुत ही अलग तरीके से मैंने सर्च करके यहाँ पे ऐड किए हैं, ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। वीडियो के एंड तक बने रहना, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, स्किप करेंगे तो आपकी गलती होगी। कुछ यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो फिर पछतावा आप सबको ही होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूँगी, आप मेरी वीडियो कभी भी कितनी बार भी देखो और किसी भी टाइम पर देखो, लेकिन पूरा देखो और समझ कर, और जो कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है आप उसको नोट डाउन करो। ठीक है, ताकि वो आपके नोट्स में एडअप होता रहे। और रिवीजन तो आप सभी को डेली करनी ही करनी है। चलो, अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। अगर हम बात करते हैं कि जॉन विलियम काए, ये इतिहासकार का जो काम था वो आपको क्या देखने को मिलता है, वो था आपका हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर। ठीक है, अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी इसका राइट आंसर देखते हैं। एडवर्ड जे थॉमसन की अगर हम बात करेंगे, इनका काम अगर आप लोग देखोगे तो वो आपका क्या था, द अदर साइड ऑफ द मेडल। एसन सेन जो इतिहासकार हैं, इन्होंने काम किया था आपके द 1857 पे। और जॉर्ज मैकमून की अगर हम बात करें तो उन्होंने काम किया था इंडियन म्यूटेनियन पर्सपेक्टिव। इट मीन्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया? 4 3 2 1 ये राइट आंसर है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखा देती हूँ, आप सभी इसको देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आप सभी को बता दिया। जॉन विलियम के ए ने सिपाही युद्ध का इतिहास पे काम किया था। एल्बर्ट जे थॉमसन ने मेडल का दूसरा पक्ष। एसन सेन ने 1857 पे। और जॉर्ज मैकमून ने परिप्रेक्ष्य के भारतीय विद्रोह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया आप सभी करेक्ट है, और जिनका इनकरेक्ट हुआ या जिनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, आइए चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप सभी इसको ईजिली से कर पाओ। तो ये रहे आपके इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी वाले, तो हम चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम आप हिंदी में पढ़ा करो ताकि हमें इजली से समझ में आ पाए। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इसको नोट डाउन करना तो बहुत इजीली से आराम से कर सकते हो। लेकिन हम सभी इसको चलिए हिंदी में पढ़ते हैं, आप सभी को सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले इतिहासकार आपका जॉन विलियम काए। इन्होंने क्या किया, जॉन विलियम काए ने, वह एक ब्रिटिश सैन्य इतिहासकार है, सिविल सेवक और सेना अधिकारी थे। सैनिक इतिहास के उनके प्रमुख कार्यों में भारत में सिपाही युद्ध के इतिहास पर 3 खंड का काम शामिल है। ठीक है, इसका भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने भारत में सिपाही के युद्ध के इतिहास पे इन्होंने काम किया था, इनका काम इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एडवर्ड जे थॉमसन की, ये वह एक ठहराया वेल्सलेन थे और 1910 में वे अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने के लिए बंगाल के बांकुरा
वेस्लियन कॉलेज गए। आपको उसके कॉलेज का नाम भी पता होना चाहिए, कॉलेज के नेम भी आप सबसे पूछे जा सकते हैं। बंगाल में वे रविंद्रनाथ टैगोर से परिचित हुए और शांति निकेतन में मौजूद थे जब टैगोर ने सुना कि उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन ज़रूर करो, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने बंगाली से अंग्रेजी में कार्यों का अनुवाद किया था और इंडिया सोसाइटी से जुड़े द अदर साइड लिखा। 1974 में मेडल ऑफ द मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने देख सकते हो कि उन्होंने बंगाली से अंग्रेजी के कार्यों को अनुवाद किया था, ये भी पूछ सकता है। और ये किससे मिले थे? रविंद्रनाथ टैगोर से, जब शांति निकेतन में ये मौजूद हुए थे। ये सारी चीज़ें भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, सिंगल भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मैच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन बोल रही हूँ वो अलग तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप उसका आंसर दे पाओ। नेक्स्ट इतिहासकार की बात करेंगे, एसएन सेन की। इनकी पुस्तक देखो 1857 थी, 1857। ये प्रमुख इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा लिखी गई थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा एक प्रस्तावना था, ये भी याद रखना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को मैं आप सभी को दिखा दूँ तो आप लोग सभी देख सकते हो कि एसएन सेन ने 1857 लिखा था, ठीक है। ये वेल नोन हिस्टोरिकल सुरेंद्र नाथ सेन है और इसको फॉरवर्ड किया गया था बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको आगे किसने बढ़ाया था, फॉरवर्ड किसने किया था, तब राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप सबसे पूछी जाती हैं, तो ये आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लास्ट इतिहासकार देखेंगे, जॉर्ज मैकमून है। 1857 में बंगाल की सेना के देसी सैनिक अपने औपनिवेशिक आकांक्षाओं के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। आगामी विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में सबसे खूनी विद्रोह ये बन चुका था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो आप हिंदी में ले लो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप सभी लेना चाहते हो तो एक बार आप सभी ले लो, मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ। और क्लास एंड होने के बाद आप इस सभी को नोट डाउन जरूर करना, यहाँ से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है मेडिएवल हिस्ट्री यानी दिल्ली सल्तनत से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुमशब्द के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान वॉज अर्लियर अली गुमशब्द? ये आप सभी ने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ वो कौन थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किसे अली गुमशब्द कहा गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, DU, BUQ, आपके JNU, आपके जामिया, ठीक है, यहाँ तक कि आप अगर UGC नेट की भी तैयारियाँ कर रहे हो, उनमें से कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, UGC नेट हो तो UPSC की भी तैयारी कर रहे हो, ये सब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो हिस्ट्री का आपका टॉपिक कहीं भी कुछ भी आए तो ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि अली गुमशुद ये जो बात के नाम से जाने जाते हैं, कौन सा सुल्तान था, तो वह है आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे और इसको समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जुलाई 1296 में अपने स्वर्गारोहण पर अली गुमशुद के रूप में जाने वाले अलाउद्दीन खिलजी को औपचारिक रूप से कारा में अलाउद्दीन बद्दीन मोहम्मद शाह उस सुल्तान की उपाधि के साथ नए राजा के रूप में घोषित किया गया। इस बीच अवध भेजे जाने से पहले जलाउद्दीन के सिर को उसके शिविर में भाले पर चढ़ा दिया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी को ही अली गुमशुद बोला गया था जब वो राजगद्दी पर 1296 में बैठे थे। आपको पता है दिल्ली सल्तनत आप सभी पढ़ते हो, तो उसमें हम 5 डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपका स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, यानी गुलाम वंश। उसके बाद आप खिलजी डायनेस्टी पढ़ते हो। उसके बाद आप सभी पढ़ते हो किसके बारे में? तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके तुगलक के बाद आती है आपकी सैयद डायनेस्टी और लास्ट आपका आता है लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ये पांचों आप लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हो, तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ से भी कुछ भी किसने कौन सी उपाधि ली, किसने कौन सा काम किया, किसने कौन सी कैपिटल शिफ्ट की, कौन सा रूलर किसके बाद आए, ये सारी चीज़ें और किसने कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए, ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर, इन सबका पढ़ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे।
बाकी एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपको आर्ट और आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन सब पे मैं वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा बहुत अच्छी आप सबकी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। अदरवाइज़ आपको किसी भी यानी कि एंशंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, इन चारों में से किसी पे भी कोई भी टॉपिक पढ़ना हो और आप चाहते हो उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और टॉपिक का नाम बताना, आप ये मत कहो कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पे वीडियोस चाहिए, मॉडर्न पे चाहिए, मेडिएवल पे चाहिए। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, ठीक है, ताकि आपको अगर वो टॉपिक को समझना है या किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उसको एग्ज़ाम आने से पहले कर लें। बीच बीच में मैं सीरीज़ के वो टॉपिक भी लेकर के आती हूँ ताकि आप लोग उसको ईजिली से कर पाओ। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देवता जावा में सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटीज होल्ड द सुप्रीम पोजिशन इन जावा। आपके ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव या सूर्य। तो जल्दी से बताइए कि कौन से वो भगवान है, कौन से वो देवता हैं जिन्हें सुप्रीम पोजीशन जावा में रखा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो याद रखना कि सुप्रीम पोजीशन जावा में जो सबसे ऊपर जिन देवता को रखा जाता है वो आपके हैं शिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शिव होल्ड सुप्रीम पोजीशन अमंग ऑल डिटीज एज शिवा टेम्पल इज द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इज प्रबंधन टेम्पल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन मंदिर में शिव मंदिर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपको करते रहना है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो कि मैं आपके लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और रात के 9:30 बजे मैक्सिमम जितने भी आप मेरी वीडियो देखते हो पूरी कोशिश किया करो कि लाइव 9:30 बजे आया करो और इस सीरीज़ को लाइव देखा करो और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताया करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को वो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, पार्टिसिपेट आप सभी कर रहे हो और रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, तो लाइक शेयर आपको बराबर करते रहना है। वैसे मुझे पता है जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती है, जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वो सब बिना कहे वीडियो को लाइक शेयर करते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे आपके बैटल की, क्योंकि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं और युद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन ना है ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध आलिया खंड की विषय वस्तु है जो 12वीं शताब्दी की हिंदी की महाकाव्यात्मक काव्य कृति है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इन सब्जेक्ट मैटर द आलिया खंड 12th सेंचुरी एपिक पोएटिक वर्क इन हिंदी। आपके ऑप्शन है बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चित्तौड़, बैटल ऑफ महबूबा और बैटल ऑफ मंदसौर। तो कमेंट करके बताओ। और अगर अदरवाइज मैं आप सभी को बता दूं, इंडियन हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट बैटल्स होते हैं इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इंडियन हिस्ट्री की बैटल्स पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे आपको मिल जाएगी, आप उसको जाके ज़रूर देखो। अगर बैटल से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है और आप उसको एक ही बार अगर आप उन वीडियो को देख लोगे तो आपकी सारी रिवीजन हो जाने वाली है। ठीक है, तो जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट मैटर आपका अलाकंद है, एक पोएटिक वर्क हिंदी में हुई थी। इससे रिलेटेड जो बैटल हुआ था वो आपका था बैटल ऑफ महोबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बता दूं, पारी देवी परमल जिन्होंने 1182 ईस्वी में महबूबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल। आपको देखो सबसे पहले तो आपको ईयर याद होना चाहिए, तो 1182 में हुआ था। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए किसके बीच लड़ा गया था, तो आपको याद होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में और आपके किसके बीच में, आपके परमल के बीच में हुआ था। परमल नहीं तो आपके किस में, पराई देवी। तो इन दोनों में से कोई भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, द बैटल इज द सब्जेक्ट। और आपको भी पता चल गया ये जो लड़ाई हुई थी किस वजह से हुई थी, क्या सब्जेक्ट मैटर था आपका, अलाहा खंड, जो कि हिंदी में प्रारंभिक काव्य कृति है जिनमें बहादुर कृतियों का वर्णन करने वाले गाथी कृत्य शामिल हैं।
तो इसीलिए बैटल्स को ज़रूर कीजिए। आपको मैंने बता दिया कि आपका जो बैटल है ये कब लड़ा गया था और किसके बीच में लड़ा गया था और उसका क्या मोटिव था, किस पर्पस के लिए ये बैटल को लड़ा गया था। ये सारी चीज़ें आपको साथ में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी देख सकते हैं, आप सभी से पूछा गया है कि रास्तरंगिनी विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन ऑफ रास्तरंगिनी इन पर्शियन। इनमें से वो कौन है जिसने फारसी में रास्तरंगिनी के अनुवाद से जुड़ा हुआ है? दारा शिकोह, जैनुल अबादीन, अब्दुल रज़क जिलानी या फिर वंदे नवाज। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें का राइट आंसर क्या होगा, कौन फारसी में रास्तरंगी से अनुवाद से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पहले तो यही पता होना चाहिए कि रास्तरंगिनी ये एक बुक है और ये किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी आपकी कलहन ने, ये आप सभी को पता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन को हर एक तरीके से, हर एक वे में मैं लेकर के आऊँ कि आप लोग सिर्फ बुक्स एंड ऑथर को ही याद करते हो, लेकिन उससे अलग तरीके से भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर आप लोग वहाँ पे आके फंस जाते हो। तो ये क्वेश्चंस ही आपको मदद करने वाले हैं। अगर आप इन सीरीज़ को कंटिन्यू रखोगे, प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करोगे, बेशक इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, लेकिन करो, तो ही आप अपना बेस्ट कर पाओगे। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रास्तरंगिनी का जो पर्शियन में इसको अनुवाद किया गया था, तो कौन इसमें इंक्लूडेड था? तो वो थे जैन उल अबादीन, ठीक है। जैन उल अबादीन थे जो इसमें जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी को इसके बारे में बता दूं, आप सभी को मैंने अभी क्या बताया, इसमें कितने वर्सेस है ये भी आपको पता होना चाहिए। 7826 7826 श्लोक है इसमें। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। याद रखना, रास्तरंगिनी की ये बुक सबसे पहले ओरिजिनल किस में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रास्तरंगिनी was widely referred by later historian and ethnographer. रास्तरंगिनी was translated to Persian by जैनुल अबादीन। संस्कृत में जो लिखने वाला इंसान था उसका नाम मैंने आपको बता दिया, कलहन, ठीक है। कलहन है जिन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। और इसको पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करने वाला अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जैन उल अबादीन है। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपके एंट्रेंस में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाला है। बाकी कोई जो इजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो डायरेक्ट पूछेगा कि रास्तरंगिनी की ये बुक किसने लिखी थी और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने वाला कौन सा पर्सन है ये पूछा जाएगा। तो अब आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जैनुल अबादीन। यहाँ पर मैंने ऑप्शन में कलहन नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अगर मैंने आपके ऑप्शन में कलहन लिख दिया होता तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर यही होता, टिक। क्योंकि बहुत से बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बस देखने अच्छा रास्तरंगिनी ये बुक तो कलहन ने लिखी थी। लेकिन ओरिजिनली ये देखा जाए तो संस्कृत भाषा में ये किताब लिखी गई है, आप सभी इसको देख सकते हो। इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाला ये इंसान था। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रही हूँ, आपको गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है भी बता रही हूँ। सिर्फ जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंट में काम मत खराब करा करो। अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है, क्या यह पूछ रहा है, ठीक है। आपको टॉपिक्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दीबाजी में काम भी खराब हो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और आप सभी को आता होगा। पृथ्वीराज रासो चंद-बरदाई व ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। चंद-बरदाई जो पृथ्वीराज रासो के द्वारा मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया था? ये भी आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है। हिंदी, अवध, मेवाड़ी या फिर ब्रिज भाषा। तो आप लोगों ने अभी तक बुक्स एंड ऑथर को याद कर लिया होगा और रोज़ रिवीजन में आप सभी से कहती हूँ पूरे दिन में एक बार उसको रिवीजन ज़रूर किया करो। इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो आप सभी को अगर ये वीडियोस बुक्स एंड ऑथर के देखने हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड के अब मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवा रही हूँ और आगे मैं क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को जो देखने को मिलने वाली है वो स्टोरियोग्राफी पे देखने को मिलने वाली है और बहुत ही अच्छी वीडियो है और एक ये मैराथन होने वाली है। थोड़ा लंबे समय तक ये वीडियो चलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं।
ठीक है। 50 मेरी पूरी कोशिश है कि 50+ में या 50 क्वेश्चंस तो मैं हिस्टोरियोग्राफी के आपको कराऊं। इसमें जुड़ने के लिए चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया, और शेयर कर लो। और ये क्वेश्चन करने आने से पहले बुक्स एंड ऑथर की सारी रिवीजन कर लो। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करो। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड सबके बुक्स एंड ऑथर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कराए हैं। और अभी मैं दोबारा से बुक्स एंड ऑथर की वीडियो लेकर के आने वाली हूँ एक ही में। तो वो सब आपको देखना है, आप चाहते हो तो चैनल पे बने रहो और कंटिन्यू रखते रहो। बुक्स एंड ऑथर आप सभी ने याद कर लिए। बात आती है आप सभी कहते हो कि मैम कि बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो इसी तरीके से पूछ जाएंगे। पृथ्वीराज रासो चंद बरदई जिन्होंने लिखी थी, कौन से भाषा में लिखी थी? तो आप सभी को बताया वो ब्रिज भाषा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट को पता था, ये बात मुझे पता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि आप सभी को ये बातें पता ही है तो आपको ये पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासो ने इज अ ब्रिज भाषा में एक एपिक पोयम है, ये भी पता होना चाहिए कि एक पोयम है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के बारे में एक ब्रिज भाषा महाकाव्य एक कविता है। इसका शहर चंद बरदई को दिया जाता है, जो एक राजा दरबारी कवि था। अब इम्पॉर्टेंट आपको ये ब्रिज भाषा याद रखना है। भाषा कौन सी थी, किस किताब की ब्रिज भाषा? ये एक पोयम है जो पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखी गई थी। ये कोर्ट पोएट थे, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है आप सभी के एग्ज़ाम में। पहले से बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो हिस्टोरियोग्राफी पे आएगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर बने रहे तो ऐसी वीडियो आपको और भी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आप सभी के ऊपर है। रात के 9:30 बजे वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये इस वीडियो पे चाहते हो और अगर आपके व्यूज़ अच्छे रहे उस वीडियो पे, इस वीडियो पर भी, तो फिर ऐसे और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियोस, आज के क्वेश्चंस आप सभी को कितने हेल्पफुल रहे और कैसे लगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन, जैसे कि हम वीडियो के एंड में मैं आपको हमेशा देती हूँ। कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी एक फ़ारसी इस्लामी विद्वान है जो 1440 के दशक की शुरुआत में किस भारतीय शहर का दौरा किया था उन्होंने? सूरत, कैलीकट, चेन्नई या फिर चिंसुरा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट अभी तक आंसर नहीं बता रहे, अब स्टार्ट कर दो। आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, तो अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ये आपका मॉक टेस्ट है। अगर आप लोगों का रिस्पांस, जब यहाँ पर मैं आपको कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस कराती हूँ, अगर आप लोगों का रिस्पांस यहाँ कम आएगा तो आगे जो मैं मैराथन सीरीज लेके आनी, जिसमें मैं आप सभी को 100 एक ही वीडियो में 100, 120 या 150 क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। ये आपका एक मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से मैं उस वीडियो को तैयार करने वाली हूँ। तो आप लोगों का रिस्पांस यहाँ, तो उससे पहले मैं आप सबकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आप सभी की एक प्रैक्टिस हो जाए, ताकि फिर मैं जब ये मैराथन लेकर के आऊँगी, मॉक टेस्ट लेकर के आने वाली हूँ, तो उसमें आप सभी अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ये मैंने लास्ट ईयर भी चलाया था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। इन 150 क्वेश्चंस के आंसर वो उन्होंने टेस्ट भी दिया था और रिस्पांस भी किया था। ठीक है, और आशा करती हूँ कि इस बार के आप लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जिनका भी एग्ज़ाम है, आप सभी का पार्टिसिपेट भी अच्छा रहेगा और आप सभी भी मुझे रिस्पॉन्स करेंगे और इस सीरीज़ में जुड़ेंगे। तो इसके लिए चैनल पे बने रहिए। इंस्टाग्राम हैंडल history_edu आप सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताना आज का स्कोर कितना रहा, आज की वीडियो से आप लोगों ने कितना नया सीखा, आज की वीडियो कैसी लगी, सब कुछ ज़रूर बताना। और आप लोग किस टॉपिक पे, किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों की लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। जितना ज़्यादा लाइक शेयर करोगे उतने ये कंटिन्यू सीरीज़ रहेंगी और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे ऐसे ही। और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। आप में से किसी को भी हिस्ट्री पेड क्लासेस लेनी है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लासेस से रिलेटेड। बाकी की चीज़ें आप वहाँ पर पूछ लीजिएगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर नहीं, वो इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन कीजिए। नहीं तो आप ईमेल के थ्रू मुझे अपने डाउट और क्वेरी को पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट और क्वेरी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।